हेलो बच्चों, वेलकम टू नितिका की पाठशाला। मैं नितिका। और आज हम लोग एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशंस की वीडियोस बना रहे हैं। और आज मैं आपके साथ एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का यूनिट 3 स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसका नाम है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप मेरी वीडियोस देखिए तो प्लीज बुक विद पेन या पेंसिल लेके जरूर बैठे बेटे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। कहते हैं अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो कॉलोनीज में क्या इफेक्ट कर रही थी, क्या रोल था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो सब कुछ हम इस बार टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। वी विल लुक नॉट ओनली एट फैक्ट्री इंडस्ट्री बट ऑल्सो एट द नॉन मैकेनिक सेक्टर। मीन्स हम इस टॉपिक में सिर्फ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज की बात नहीं करेंगे। इस इंडस्ट्रीज का जो नॉन मैकेनिक सेक्टर थे उन पे क्या रोल होगा, तो ये भी हम इन चीजों को कंप्लीट करेंगे। एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स 3.1 आपकी बुक में है। इसका टॉपिक है कि इंडियन टेक्सटाइल्स, जो इंडियन में जो कॉटन टेक्सटाइल्स थे, जो कपड़े का काम चल रहा था, उसका जो पीरियड था वो कैसा था, क्या इफेक्ट था, अच्छा था बुरा था, वो हम पढ़ेंगे। बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री, सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल्स। कहते हैं जब मशीन इंडस्ट्रीज नहीं आई थी तब तक हमारा जो इंडिया था, कॉटन में चाहे सिल्क में, वो इंटरनेशनल मार्केट में तहलका मचा रहा था। उसका मतलब कोई मुकाबला ही नहीं था। कोर्सर कॉटन्स वर प्रोड्यूस्ड इन मेनी कंट्री बट द फाइनर वैरायटीज ऑफन केम फ्रॉम इंडिया। कहते हैं रफ स्टाइल का जो होता है ना, कोर्सर मीन्स जो रफ स्टाइल कॉटन होता है, खुरदरा जो कॉटन था, वो और कंट्री बना रही थी। बट जो सबसे बेस्ट क्वालिटी थी वो कहाँ से आ रही थी? इंडिया से। Arabian and Persian merchants took the grounds from Punjab, goods, sorry, took the goods from Punjab to Afghanistan, Eastern Persia and Central Asia. अब कहते हैं जो अरेमियंस थे, पर्शियंस थे, ये जो हम लोग कह सकते हैं जो अरब थे, ये जो पर्शियन लोग थे, ये इंडिया में आते थे और यहाँ से सामान लेकर अपने देश चले जाते थे, चाहे वो पर्शिया जाते हो, एशिया जाते हो, अफगानिस्तान जाते हो। तो ये लोग यहाँ से सामान लेते थे और चले जाते थे। Bales of fine qualities were textiles were carried on camelback by the northwest frontier through mountain passes and across deserts. Means अब ये कहेंगे कि हमारे यहाँ से इंडिया से बेस्ट टेक्सटाइल्स लेते थे, वो कैसे जाते होंगे घर वापस? वो कैसे जाते थे? तभी अपने साथ कैटल्स ले आए, जैसे कैमल ले आए थे, या पहाड़ों से चलकर जाते थे, या डेजर्ट एरिया को क्रॉस करके जाते थे। मतलब उनके ऊपर सामान रखा, यहाँ से हमसे सामान लिया और वो अपने देश को चले गए। अब वाइब्रेंट सी ट्रेड ऑपरेटेड थ्रू द मेन प्री कॉलोनियल पोर्ट्स। अब ये नहीं सिर्फ लैंड रूट ही काम हो रहा था, इवन सी रूट से भी हमारा जो सामान था वो दूसरी कंट्रियों में एक्सपोर्ट किया जाता था। सूरत on the Gujarat coast connected India to the Gulf, Red Sea ports, Machlipatam on the Coromandel coast, and Hooghly in Bengal had trade links with Southeast Asian ports. अब आप देखेंगे सी रूट्स की बात हो गई है। अब सी रूट्स में क्या आ रहा है? सूरत की बात हो रही है, हुगली की बात हो रही है, मछलीपट्टनम की बात हो रही है। मतलब ये हमारे जो कोस्ट थे इनको यूज करके बाकी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता था सामान। A variety of Indian merchants and bankers were involved in this network of export trade. अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इसे एक्सपोर्ट करने के लिए करता कौन होगा? मतलब जो बना रहे हैं क्या वही एक्सपोर्ट कर रहे हैं या क्या चल रहा है? ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो बेटा इसका आंसर ये है कि इंडियन में भी कुछ ट्रेडर्स थे, इंडिया ट्रेडर्स थे, इंडियन बैंकर्स थे, जो इस पूरे नेटवर्क में इन्वॉल्व थे। वो क्या करते थे? उनका काम क्या होता था? प्रोडक्शन के लिए फाइनेंस करना, पैसे देना, फिर गुड्स को कैरी करके लाना और आगे जाके एक्सपोर्ट कर देना। मैं आपको बड़े अच्छे से और समझाऊंगी डीपली, आपको बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। Supply merchants linked the port towns to the inland regions. They gave advances to weavers, procured the woven cloth from weaving village, and carried the supply to the ports. अब ये क्या करते थे? ये सप्लाई मर्चेंट्स आप इमेजिन करो, ये सूरत में बैठे हैं, बंगाल में बैठे हैं, या पसलीपतम बैठे हैं कोरमंडल कोस्ट के पास। ये जाते थे हमारे इनलैंड रीजन में, मतलब हमारे इंडिया के सेंट्रल पार्ट में जाते थे। वहां से क्या करते थे? उनको पैसे देते थे कि ये लो भाई, पैसे लो, ये सामान लो और सामान बना दो। वीवर्स को सामान दे दिया करते थे। अब जब वो बना देते थे उनसे सामान लेते थे और बाहर पोर्ट्स के पास बैठ जाते थे, और वहां से बाकी कंट्रीज के आते थे लोग और उनसे सामान ले जाते थे। At the port, the big shippers and export merchants had brokers who negotiated the price and brought goods from the supply merchants operating the inland region. अब क्या होता था? अब पोर्ट्स पे बाहर एक्सपोर्टर्स बैठे हैं, शिपर्स बैठे हैं, वो नेगोशिएट करेंगे और जो सबसे ज्यादा पैसा दे देगा, जो सबसे ज्यादा बार्गेनिंग जिसकी अच्छी लगेगी सप्लाई मर्चेंट्स को, वो उनको सप्लाई प्रोवाइड कर देते। ठीक है बेटा?
मैंने आपको थोड़ा मैप में समझाया है। जो मैंने ब्लू कलर के सर्कल बनाए हैं, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे सूरत और हुगली दिखा दिए, पोर्ट्स हैं। रेड लाइन में मैंने आपको दिखाया जो बाहर से कंट्रीज आई हैं, चाहे वो पोर्चुगीज हो, डच हो, हमारे अरेबियंस हो, ये बाहर वेट कर रहे हैं कि ये यहाँ सूरत से अंदर जाएंगे। डब्ल्यू डब्ल्यू मीन्स हमारे इनलैंड में वीवर्स बैठे हैं, हमारे इन सेंट्रल प्लांट में वीवर्स काम कर रहे हैं। अब ये जो पोर्ट्स पे जो हमारे सप्लाई मर्चेंट्स होंगे वो वीवर्स के पास जाएंगे, सामान लेंगे, यहाँ आएंगे और जो बेस्ट बार्गेनिंग देगा उसको सामान दे देंगे। आई होप आपको ये बड़ी सी मुश्किल सी चीज मैंने बड़े सिंपल वे में समझा दी होगी। By the 1750s, this network controlled by Indian merchants was breaking down. But कहते हैं 1750s के पास आकर हम देखते हैं कि ये इंडियन मर्चेंट्स का जो रूल है, जो कंट्रोल है, वो खत्म होता जा रहा था। क्यों? The European companies gradually gained power, first securing a variety of concession from local courts and then the monopoly right to trade. कहते हैं यूरोपियन कंपनीज आ गई थी। अब उन्होंने क्या किया होगा? यूरोपियन कंपनीज ने धीरे धीरे अपनी पावर जमानी शुरू की। सबसे पहले तो उन्होंने हमारे राजा महाराजाओं से थोड़ा सा कंसेशन मांगा कि देखो जी, हम आपके घर पे गेस्ट आए हैं, आप हमें थोड़ा बहुत कंसेशन दीजिए, हम इंडिया में ट्रेड करना चाहते हैं। और हमारे एम्परर्स, हमारे प्रिंसेस ने दे दिया। उसके बाद धीरे धीरे कंसेशन लेने के बाद उन्होंने अपनी मोनोपोली जमा ली। मतलब अब ट्रेडिंग के सारे राइट्स किसके पास आ चुके थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ चुके थे। This resulted in a decline of old ports of Surat and Hooghly through which local merchants had operated. अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आ जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी, तो क्या होगा? जो पुराने हमारे पोर्ट्स होते थे सूरत और हुगली पे, सप्लाई मर्चेंट्स या बैंकर्स बैठे होते थे, उनका धीरे धीरे क्या होगा? पावर कम होती जाएगी। ठीक है जी। Exports from these ports fell dramatically. The credit that had financed the earlier trade began drying up, and the local bankers slowly went bankrupt. अब क्या हुआ? धीरे धीरे एक्सपोर्ट्स जो था वो पोर्ट्स के थ्रू धीरे कम हो गया। द क्रेडिट दैट हैड फाइनेंस द अर्लियर ट्रेड बिगन ड्राइंग अप, जो पहले पैसा मिल जाया करता था या हम कह सकते हैं क्रेडिट दिया करते थे, वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। और जो हमारे लोकल बैंकर्स थे, जो हमारे इंडियन बैंकर्स थे, हमारे इंडियन सप्लाई मर्चेंट्स थे, वो भी धीरे धीरे खाली होते गए, क्योंकि जब वो एक्सपोर्ट ही नहीं करें तो पैसा कहाँ से आएगा उनके हाथ? While सूरत एंड हुगली डिकेड, बॉम्बे एंड कलकत्ता grew. अब क्या हुआ? सूरत और हुगली पोर्ट तो भाई टाइम टाइम फिश हो रही थी, और उधर ब्रिटिशर्स ने अपने लिए एक न्यू पोर्ट्स को बना दिया था। कहाँ बनाए थे उन्होंने? बॉम्बे एंड कलकत्ता। This shift from the old ports to the new one was the indicator of the growth of colonial power. अब पुरानी चीज से हम नई चीज पे आ रहे हैं और सही में ट्रेड शिफ्ट हो रहा दिख रहा है, तो इससे हमें यही पता लग रहा है कि यस, आई हैव द पावर। जैसे मैंने पिक्चर दिखाई, अब ब्रिटिशर्स कह रहे हैं मेरे पास पूरी पावर है, मेरे पास पूरी मोनोपोली है, और हमें सही सही दिख भी रहा है कि पूरा का पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास राइट्स भी हैं। Trade through the new ports came to be controlled by European companies and was carried on European ships. अब ट्रेड हो रहा था, न्यू पोर्ट्स कौन से मैंने अभी बताए हैं आपको, बॉम्बे एंड कैलकाटा, वहां से ट्रेड हो रहा है, बट उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? अब सिर्फ यूरोपियन कंपनीज कर रही हैं। और सामान जा भी कहाँ कर रहा है? यूरोप में ही जा रहा है भाई। ये तो बहुत अच्छी बात कर दी है ना ब्रिटिशर्स ने। हमसे सामान ले लिया, ठीक है, हम पे रोब जमा के अब अपने ही बाहर खड़े कर दिए हैं लोग, उन्हीं को सामान जा रहा है, पैसा भी उन्हीं की जेब में जा रहा है। While many of the old trading houses collapsed, पुराने जितने भी ट्रेडिंग हाउसेस थे वो खत्म हो गए हैं। Those that wanted to survive, अब जो रहना चाहते हैं, जो कह रहे हैं कि भाई अब पैसा तो चाहिए, खाना तो चाहिए, अब इन चीजों के लिए पैसा कमाना पड़ेगा, उन्हें क्या करना होगा? They had to operate with the network shaped by European trading companies. उनको उसी ऑपरेटिंग ट्रेडिंग कंपनी से उसी की तरह ऑपरेट करना पड़ेगा जैसे यूरोपियन कंपनीज ने रूल बनाए। ठीक है जी। तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं, व्हाट हैपन टू वीवर्स। ये तो हमने पढ़ा कि अब यूरोपियंस आ चुके हैं भाई, उन्होंने हमारे बेचारे सप्लाई मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को बिल्कुल खाली कर दिया है। अब हमारे पोर्ट्स पे जो हमारे लोग बैठे थे वो तो चले गए, वो तो बैंकरप्ट हो गए हैं, अब उन्हीं के साथ उनके अंडर रह के अब काम कर रहे हैं। अब जो हमारे सेंट्रल एरिया में जो लोग सामान बनाते थे, उनके साथ क्या हुआ? British cotton industries had not yet expanded and Indian fine textiles were in great demand in Europe. कहते जो ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज थी वो अभी भी बढ़ नहीं पा रही थी। हमने याद है ना कि ब्रिटेन में कॉटन इंडस्ट्रीज बन चुकी थी, हमने याद होगा आपको किससे बनाई थी फर्स्ट कॉटन मिल? कमेंट सेक्शन में फटाफट आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है जी। तो क्या कहते हैं ये कि कॉटन इंडस्ट्रीज अभी एक्सपांड नहीं हो पा रही थी, और अगर वो एक्सपांड नहीं हो रही, क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि अभी भी यूरोप में इंडिया की बहुत ज्यादा डिमांड है कॉटन को लेकर, टेक्सटाइल्स को लेकर। So the company was keen on expanding textile exports from India. अब क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी ही सामान बेच रही थी यूरोप में, तो एक्सपोर्ट बढ़ रहा था, और कॉटन इंडस्ट्रीज उधर से एक्सपैंड नहीं हो पा रही थी। तो क्या हुआ आगे? Before establishing political power in Bengal and Karnataka in the 1760s and 1770s,
The East India Company had found it difficult to ensure a regular supply of goods for export. कहते जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल नहीं हुआ था, पावरफुल नहीं बने थे, तो उनको भी बहुत मुश्किल होती थी ट्रेडिंग करने के लिए। वो भी एक्सपोर्ट करने में बड़े मुश्किल होते थे, क्योंकि वो भी उन लोगों के साथ लाइन में खड़े होते होंगे बाहर, और हमारे सप्लाई मर्चेंट्स के साथ बार्गेनिंग करते होंगे, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। So the French, Dutch, Portuguese, as well as the local traders competed in the market to secure woven cloth. अब ये लोग हैं, अब ये भी बेचारे लाइन में खड़े हैं कि शायद हमें कभी इंडिया से फाइनल क्लोथ मिल जाए, क्योंकि इनके लिए अब बहुत मुश्किल हो चुका था, क्योंकि यूरोपियन लोगों ने अपने लिए ही सारा सामान जो फाइनल क्वालिटी थी वो अपने यूरोप में भेज रहे थे। So the weavers and supply merchants could bargain and try selling the produce to the best buyers. In their letters back to London, the company official continuously complained of difficulties of supply and the high prices. कहते जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल प्रॉपरली यहाँ नहीं हुआ था, तो हमारे जो वीवर्स थे, जो हमारे सप्लाई मर्चेंट्स थे, वो उनके लिए बहुत ऐश थी। क्यों थी? वो जो बेस्ट बार्गेनिंग करते थे, जो बेस्ट प्राइस देते थे, उनको गुड्स दे देते थे, उनको प्रोड्यूस दे देते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ लाइन में खड़ी होती थी, तो उनको लंदन से, यहाँ बाहर अपने कंट्री से रूल आता था या ऑर्डर आते थे कि क्या कर रहे हो भाई इंडिया में जाके, अभी भी इतनी कम क्वांटिटी भेज रहे हो और इतने हाई प्राइसेस में बेच रहे हो, करो कुछ काम, तुम्हें भेजा किस लिए? So when once the East Indian Company established a political power, it could assert a monopoly right to trade. और कहते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पूरा पावर जमा लिया, तो उन्होंने कहा कि बस अब हमारे हाथ में सिंगल हैंडेड पावर होगी हमारे पास। It proceeded to develop a system of management and control that would eliminate competition, control cost, ensure regular supplies of cotton and silk goods. अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले मोनोपोली लेने के बाद क्या किया कि अब हम अपने हिसाब से मैनेजमेंट बनाएंगे, अब हम अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे। क्या कंट्रोल करेंगे? सबसे पहले तो अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को भाई काटा लगा दो, उनको बाहर निकालो। सेकेंड चीज, कॉस्ट हम डिसाइड करेंगे, और हम अपनी कंट्री में रेगुलर सप्लाई भेजेंगे, चाहे वो कॉटन से रिलेटेड हो चाहे सिल्क से रिलेटेड। अब उन्होंने पहला स्टेप क्या किया? कौन से स्टेप्स लिए उन्होंने? फर्स्ट, द कंपनी ट्राई टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स कनेक्टेड विद द क्लोथ ट्रेड, एस्टैब्लिश अ मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर। सबसे पहले तो उन्होंने भाई जो सप्लाई मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे इंडिया के, उनको तो बाहर निकाला कि हम लोग अब डायरेक्ट वीवर से बात किया करेंगे, डायरेक्ट कंट्रोल किया करेंगे, अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट करेंगे। इट अपॉइंटेड अ पेड सर्वेंट कॉल्ड गुमास्ता, 1 मार्क्स में आ जाता है बेटा गुमास्ता कौन है, एंड टू सुपरवाइज वीवर्स, कलेक्ट सप्लाईज एंड एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लोथ। अब ये क्या करते थे? इन्होंने एक गुमास्ता को हायर कर लिया, एक अपना बंदा हायर कर लिया इन्होंने, गुमास्ता जिसका नाम है। इसको क्या काम दिया कि चलो भाई वीवर्स को सुपरवाइज करके आओ, उनसे सामान लेकर आओ, और कपड़े की क्वालिटी चेक करो कि क्वालिटी तो नहीं गंदी हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें रफ कॉटन क्लोथ पे ही बनाकर दे रहे हैं काम। क्वालिटी चेक होनी चाहिए, सुपरवाइज करो उनको, और सप्लाई लेकर हमें देनी है। ये गोमास्ता का काम था। सेकंड, उन्होंने क्या रूल बनाया? इट प्रिवेंटेड कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स। अब ये क्या कहते थे कि कंपनी ने कहा था वीवर्स को कि तुम किसी और लोगों के साथ कोई काम नहीं कर सकते। अब वो कैसे रोका जाए, उनको कैसे समझाया जाए? वन वे ऑफ डूइंग दिस वॉज थ्रू द सिस्टम ऑफ एडवांस। वो उनको पहले ही क्या दे देते थे? एडवांस पकड़ा देते थे, कि वो लोग कोई काम दूसरा पकड़ ही ना पाए। ठीक है जी। वंस एन ऑर्डर वॉज प्लेस्ड, जैसे ही ऑर्डर प्लेस्ड हो गया, अब क्या होगा? वीवर्स क्या करेंगे? लोन ले चुके हैं वो, अब उन्हें काम करना पड़ेगा। अब लोन ली जिससे लिया है, पहले उसका काम कंप्लीट करो। तो वो दूसरे इंसान से, दूसरे लोगों से लोन ले ही नहीं पाते थे, दूसरे लोगों से काम कर ही नहीं पाते थे दूसरे लोगों का, क्योंकि वो लोन पकड़ चुके हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ईस्ट इंडिया कंपनी से, कि हमने तुमसे पैसे पकड़े हैं और तुम हमारा काम करके दो। अब इसमें क्या होता था? वो उनका काम में इतने बिजी हो जाते थे कि वो दूसरे लोगों का कोई काम ही नहीं कर पाते। अब क्या हुआ? अब ये कहा जाता है कि लोन उन्हें पकड़ा दिया। अब आपको याद होगा वीवर पीजेंट से पहले हमारे पास मर्चेंट्स उनको काम देते थे कंट्री साइड में, तो आपको याद होगा वो क्या कहते थे कि आप हमारा भी काम करो और अपनी कल्टीवेशन भी कर लो। अब ईस्ट इंडिया कंपनी उनको इतना ज्यादा काम करने को कहती थी कि अब जो उनके पास लैंड भी थी, वो कल्टीवेशन कर ही नहीं पाते थे, तो उन्होंने वो लैंड अपनी रेंट पे किसी को दे दी। ठीक है। अब मुश्किल क्या आ रही है उनके लिए? अब आप सोचोगे ठीक है मैम, वीवर्स तो खुश ही होंगे ना, चलो सप्लाई मर्चेंट्स उनको पैसे नहीं दे पा रहे हैं, बट ईस्ट इंडिया कंपनी तो पैसे दे रही है। नहीं बेटा, उनकी सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। क्या हो रहा था कि विलेजेस में ये रिपोर्ट आ रही थी कि वीवर्स और गुमास्ता के बीच में बहुत सारे क्लैशेस है। हाँ, जैसे ये लोग लड़ रहे हैं वैसी सिचुएशन समझ लो, बहुत बुरी सिचुएशन थी उनकी। क्या था? Earlier supply merchants had very often lived within the willing villages. They had a close relationship with the weavers and looking after their needs and helping them in crisis. कहते जो पहले इंडियन सप्लाई मर्चेंट्स होते थे या ट्रेडर्स हुआ करते थे,
वो वो विलेजेस में ही रहते थे, उनके बड़े अच्छे रिलेशनशिप भी थे, जरूरत आने पे वो वीवर्स की हेल्प भी कर दिया करते थे, मतलब उनका एक अच्छा बॉन्ड बना हुआ था। अब जो ये न्यू गुमास्ता आए थे, ये तो आउटसाइडर थे, ना ही इनका कोई इनसे लिंक था, देवर नो सोशल लिंक बिटवीन देम। और वो इतने गुस्से वाले होते थे कई बार, तो वो दे मार्च इनटू द विलेज विद सिपोइज एंड पियोन्स, वो अपने साथ आर्मी के बंदे ले आना, सोल्जर्स के ले आना, और जो उनको काम नहीं करके देते थे, डिले करते थे उनके कामों में, दे हैव पनिश द वीवर्स फॉर डिले इन सप्लाई, ऑफन बीटिंग, कई बार उनको मारते पीटते भी थे कि क्यों तुम्हारा काम अभी टाइम पे नहीं हुआ। अब क्या होता है, द वीवर्स लॉस्ट द स्पेस टू बार्गेन फॉर प्राइस, प्रॉब्लम क्या होगी है, वीवर्स भी बार्गेनिंग नहीं कर पा रहे हैं, एंड टू ना ही वो डिफरेंट बायर्स को बेच पा रहे हैं सामान, अब तो सिर्फ लोन ले लेते हैं वो लोग। द प्राइस दे रिसीव फ्रॉम द कंपनी वाज वेरी लो, और जो उनको लोन भी दिया जाता था वो बहुत कम दिया जाता था, और वो जो लोन, एंड द लोन दे हैड एक्सेप्टेड टाइड देम टू कंपनी, और लोन जबरदस्ती दिया जाता था कि नहीं तुमने हमारा काम करना है, और वो एक कहते हैं ना, एक बंदिश में बंध जाते थे बेचारे, कि पैसा मिल रहा है वो भी कम मिल रहा है देखा जाए, और अगर नहीं काम कर रहे हैं तो मार पीट रहे हैं वो लोग, तो ये सिचुएशन वीवर्स की और खराब हो चुकी थी। In many places in Carnatic and Bengal, weavers deserted villages and migrate, setting up looms in other villages where they had some family relationship. अब क्या हुआ, अब वीवर्स बहुत तंग आ गए, उन्होंने कहा कि चलो यार अपना ये गांव छोड़ो, हम कहीं और जाके अपना ये काम शुरू करते हैं, अब तो हम यहाँ नहीं काम कर पाएंगे, बहुत सिचुएशन खराब हो गई। Elsewhere, weavers along with the villages traders revolted, कई villages ने रिवॉल्ट करना शुरू किया, कंपनी और उसके ऑफिशियल्स को अपोज हो गए कि हम नहीं तुम्हारा कहना मानते, तुम जो मर्जी करो। और कहीं ना कहीं बार ऐसा होता था कि जो वीवर्स होते थे वो लोन लेने से मना कर देते, अपनी शॉप्स बंद कर दी कि हम तो वीवर्स का काम ही नहीं करते, हम तुमसे लोन क्यों लें, हम तो वीविंग का काम छोड़ के हम तो एग्रीकल्चर लेबर में जा चुके हैं, हम तो अपनी खेती बाड़ी संभालेंगे, हम तो जो कल्टीवेशन करते थे वही करेंगे, हम तुम लोगों से ना तो लोन लेंगे और ना ही तुम्हारा काम करेंगे, हमने ये जॉब ही नहीं करनी, हम ये वीविंग वाला काम ही छोड़ बैठे। ठीक है, तो अब क्या होता है, कहते हैं 19th सेंचुरी के पास देखते हैं कि ये कॉटन वीवर्स को एक न्यू प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है भाई। चलो जी, अब एक और नई मुसीबत आ रही है, वो और उस मुसीबत का क्या नाम है, मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। अब ये मत सोचना बेटा एक फुटबॉल टीम इंडिया में आ रही है लड़ने के लिए, नहीं। मैनचेस्टर्स क्या है बेटा, यूरोप में मैनचेस्टर्स एक बहुत ऐसा, हम कह सकते हैं एक बड़ा एरिया है जहाँ पे बहुत वेल डेवलप इंडस्ट्रीज होती हैं, अब उसका इफेक्ट इंडिया में आने वाला था। क्या हो रहा था अब, in 1772, Henry Patullo, a company official, had ventured to say that demand for Indian textiles could never reduce since no other nation produced goods of the same quality. कहते एक कंपनी ऑफिशियल्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स थे, वो कहते थे कि इंडियन टेक्सटाइल्स की डिमांड कभी भी यूरोप में खत्म नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हर कंट्री ऐसा गुड बना रही है, बट जो फाइनल क्वालिटी इंडिया की है वो और कहीं नहीं। बट हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी की बिगनिंग पे ये वी सॉ द बिगनिंग ऑफ लॉन्ग डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। बट हम क्या देखते हैं कि 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं कि इंडिया से एक्सपोर्ट्स होना खत्म होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि एज अ कॉटन इंडस्ट्री डेवलप इन इंग्लैंड, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स बिगिन वरिंग अबाउट इंपोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्री। अब क्या होता है, जो कॉटन इंडस्ट्रीज इंग्लैंड में खड़ी है भाई, वो कहती है ये क्या चल रहा है भाई, हम लोग कैसे बढ़ेंगे यहाँ पे, जब तक तुम इंडिया से सामान मंगवाते रहोगे हमारा सामान तो कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। तो इंडियन इंडस्ट्री टेंशन में आ गई थी कि क्या करा जाए, हमारी कंट्री तो बाकी कंट्री से इंपोर्ट कर रही है। उन्होंने अब क्या सोल्यूशन निकाला, they pressurized the government to impose import duties on cotton textile so that Manchester could sell in Britain without facing any competition from outside. तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन गवर्नमेंट पे प्रेशराइज करना शुरू किया कि आप लोग क्या करो, जो भी सामान आ रहा है इंपोर्ट हो रहा है कपड़ा, उसके ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दो, ड्यूटीज लगाना शुरू कर दो उनके ऊपर, ताकि क्या होगा, लोग उसको कम खरीदेंगे, क्योंकि अब अगर आप टैक्स लगाओगे तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा कंट्री में आके, अब वो लोग तो लेंगे नहीं सामान। अब क्या होगा, लोगों को अपने आप मैनचेस्टर, या हम कह सके अपने मैनचेस्टर इंडस्ट्रीज के कपड़ों को खरीदना पड़ेगा, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कंपटीशन की। अब क्या हुआ, एट द सेम टाइम इंडस्ट्रीज persuaded द ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स इन इंडियन मार्केट एज वेल। और उसी साथ क्या होता है, मैनचेस्टर इंडस्ट्रीज क्या करती है, ईस्ट इंडिया को परस्यूड करती है, बताती है, एक रिक्वेस्ट भी रखती है, क्यों ना आप ब्रिटिश का जो सामान है, ब्रिटिश की जो कॉटन इंडस्ट्रीज का सामान है, क्यों ना आप वो इंडिया मार्केट में बेचना शुरू कर दो। ठीक है जी, मतलब पहले तो एक हमारा भेजना बंद कर दिया, अब हमारे देश में आकर अपना भी काम शुरू करने वाले हैं। अब कॉटन वीवर्स इन इंडिया दस फेस टू प्रॉब्लम एट द सेम टाइम। अब हमारे जो कॉटन वीवर्स थे वो एक साथ दो प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। अब वो क्या था,
वही अब आपको भी हो गया, अबे अब क्या हुआ, आपके दिमाग में भी यही चीज आ रही है? तो क्या प्रॉब्लम थी दो? पहली चीज, हमारी एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स हो चुकी है, हमारी पूरी एक्सपोर्ट मार्केट खत्म हो चुकी है। लोकल मार्केट अब बिल्कुल श्रैंक हो चुकी है। क्यों श्रैंक हो गई है, क्यों कम हो गई है? क्योंकि हमारी जो लोकल मार्केट थी, इंडियन मार्केट थी, वो सारी मैनचेस्टर गुड्स से भर गई, सारी मशीन मेड गुड्स से भर गई। मतलब एक्सपोर्ट भी बंद और लोकल मार्केट में काम भी खत्म। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो रही थी? Produced by machine at lower cost, the imported cotton goods were cheap, so the weaver could not easily compete with them. अब जो मैनचेस्टर गुड्स आ रहे थे, ऑब्वियसली वो मशीन मेड गुड्स थे और वो चीप रेट के थे। आपको याद होगा, मशीनी जो कपड़ा होता है वो बेटा चीप होता है, और जो हम लोग हाथ से कपड़े बनाते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो अब क्या था कि जो मशीन से कपड़ा आ रहा था वो बहुत चीप था। अब वो इंडिया में आएगा, हम लोग तो वैसे ही बेचारे बहुत गरीब हैं, हम लोग तो वैसे ही पॉवर्टी में रहते हैं। तो जो हमारी गवर्नमेंट भी थी, जो हमारे लोग थे, सॉरी, वो भी मशीन मेड गुड्स की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए। तो वीवर्स क्या कहते हैं, एक तो हमारा बाहर भी काम खत्म हो गया, अब हमारा अंदर भी काम खत्म हो गया। अब क्या हुआ? 1860s में वीवर्स एक नई प्रॉब्लम देखते हैं भाई। मतलब पहले मार्केट बंद कर दी, फिर हमारा लोकल मार्केट खत्म कर दी। अब एक और प्रॉब्लम उनके लिए खड़ी हो रही है, वो क्या करा? They could not get sufficient supply of raw cotton of good quality when the American Civil War broke out. Cotton supplies from USA were cut off. Britain turned to India. अब 1860s में क्या होता है? जो ब्रिटेन थी वो अमेरिका से क्या लेती थी भाई? रॉ कॉटन लेती थी मशीन मेड गुड्स के लिए। ठीक है। अब जब अमेरिकन वॉर डिक्लेयर हुई, तो क्या हुआ? यूएसए ने कॉटन भेजनी बंद कर दी ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन ने कहा ठीक है, तुमने नहीं भेजनी कोई बात नहीं, हमारे पास तो अपनी भी एक कंट्री है और वो है इंडिया, जहाँ पे फाइनर क्वालिटी ऑफ कॉटन मिलती। अब क्या हुआ? इंडिया से रॉ कॉटन जाना शुरू हो गया ब्रिटेन में। उसका एक्सपोर्ट जो होगा रॉ कॉटन का वो बढ़ गया। द प्राइस ऑफ रॉ कॉटन शोट अप। मतलब प्राइसेस भी बढ़ गए, एक्सपोर्ट बढ़ गया, प्राइसेस बढ़ गए। अब क्या होता है? वीवर्स इन इंडिया were starved of supplies and forced to buy raw cotton at exorbitant prices. अब वीवर्स क्या करते हैं? अब वो सप्लाई के लिए भूखे हैं बेचारे। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सप्लाई कहाँ जा रही है बेटा? ब्रिटेन में जा रही है। और अगर उनको रॉ कॉटन खरीदना भी है, तो वो भी हाई प्राइसेस में खरीदना है। अब क्या होता है? हमारे पास पैसा तो है नहीं भाई। अब क्या होगा? इन दिस सिचुएशन वीविंग कुड नॉट पे। अब क्या हो रहा है? जो वीविंग, जो लोग वीवर्स कर रहे हैं, उनको इसके बदले में, वीविंग करने के बदले में भी पूरी कॉस्ट नहीं पड़ रही है। So by the end of the 19th century, weavers and other craftspersons faced yet another problem. Factories in India began production, flooding the market with machine goods. How could weaving industry possibly survive? अब एक और प्रॉब्लम क्या खड़ी हो गई कि वीवर्स और क्राफ्ट पर्सन के लिए, कि इंडिया में भी फैक्ट्रीज आनी शुरू हो गई बेटा। इंडिया में फैक्ट्रीज आई, मशीन डेवलप हुई, मशीन गुड्स बनने शुरू हो गए। तो क्या आपको क्या लगता है कि जो वीविंग इंडस्ट्री थी, क्या वो सरवाइव कर पाएगी इतनी बड़ी सिचुएशन के बाद भी? क्या ये वीविंग इंडस्ट्री, हमारे एक्सपोर्ट श्रैंक हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, लोकल मार्केट खत्म हो गई है, रॉ कॉटन बहुत प्राइस अप हो चुका है, उसके बाद भी फैक्ट्रीज आ गई हैं, वो इंडिया में भी मशीन मेड गुड्स बनने शुरू हो गए हैं, तो क्या वीविंग इंडस्ट्री सरवाइव कर पाएगी? वो हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4 में। आज मैंने आपके साथ यूनिट 3 खत्म किया है, एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा बेटा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपना क्वेश्चन लिखिए। और प्लीज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी बेटा कि पिछली सारी वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप शुरू से चैप्टर को नहीं समझेंगे, आपको यहाँ पे चैप्टर नहीं समझ आएगा। बीच में कभी भी कोई चीज आपको समझ नहीं आती। ठीक है? तो आई होप आप लोग इस चीज को रिवाइज भी करेंगे, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे जरूर बताएंगे थ्रू कमेंट सेक्शन। ओके बेटा। बेटा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, तो मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय बेटा।